माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज अंकुर शर्मा। एमसीक्यूज स्टार्ट किए हमने प्रैक्टिस करना और हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, चाहे आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, बार बार मैं बोलता हूँ पहले अकाउंटिंग की एबीसी यानी कि बेसिक जरूरी होते हैं। तो इनिशियली जो जितने भी हमारे ये प्रैक्टिस सेशन रहेंगे वो उसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे, तो क्वेश्चंस भी वैसे होंगे। तो जो तो नॉन कॉमर्स हैं उनको और पहली बार ही कर रहे हैं तो उनको तो ये आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो है बेसिक्स में आते हैं और इन पे ग्रिप बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन जो दोबारा कर रहे हैं मेरे साथ या जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो उनको तो ये जो इनिशियल हमारे हैं इनमें से इतने का टारगेट रखना चाहिए। 10 on 10 मींस 15 क्वेश्चन है तो 15 on 15, 10 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं तो 10 on 10 का आपका टारगेट रहना चाहिए। तो ये आपने ध्यान रखना, और नहीं है तो इट मींस यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक्स, वरना फिर दिक्कत आएगी। सब ये बेसिक्स क्लियर होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे आगे फिर अकाउंटिंग जितने भी हम चैप्टर्स करेंगे वो आपको ईजी लगेंगे। अगर इसमें दिक्कत है तो आगे प्रॉब्लम आएगी हायर लेवल में, ठीक है। तो इसलिए इस पे काम करना बहुत जरूरी है। अब आ जाए हम, राहुल पेड इंटरेस्ट ₹20,000 टू यश इज एन। अब आपको बताना है ये इवेंट है या ट्रांजैक्शन। अब इवेंट और ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना काफी जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस रहता है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अब देखो 20,000 क्या पे किया, इंटरेस्ट पे किया है यश को। तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या ये मॉनेटरी नेचर की है। हाँ है, मॉनेटरी नेचर मतलब पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, चाहे प्रेजेंट में, चाहे पास्ट में, है ना, चाहे फ्यूचर में, कभी भी मॉनेटरी एस्पेक्ट जरूर होना चाहिए, वो है, ठीक है। और इस ट्रांजैक्शन का जो पेमेंट करी है ये आपका एक्सपेंस भी है, तो इसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, इसलिए ये क्या है, ये एक ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन क्या रहती है, ट्रांजैक्शन मींस इट इज मॉनेटरी इन नेचर, पहला प्रॉपर्टी उसकी, रिकॉर्डेड इन एज एन एंट्री, एंट्री की तरह उसे रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, और इसका मॉनेटरी इफेक्ट पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है जब आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो उनमें ट्रेडिंग और पीएनएल के अंदर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ये इंपैक्ट डालती है, मतलब प्रॉफिट को कम करती होगी या प्रॉफिट को बढ़ाती होगी, ठीक है। अब इवेंट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन। किसी ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट हो सकता है, मे और मे नॉट बी मॉनेटरी इन नेचर, मॉनेटरी नेचर का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इट, अब मे और मे नॉट हैव, अगर मॉनेटरी नेचर का है तो उसके बाद ये हो सकता है, दूसरी प्रॉपर्टी तीसरी हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट डाल भी सकता है और नहीं भी डाल सकता है। जैसे जैसे हम आज के क्वेश्चंस में आगे जाएंगे इसके बारे में आपको थोड़ी क्लैरिटी और मिलती रहेगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, देखो एज ऑन है ये, एज ऑन 31 मार्च 2024 टोटल इंटरेस्ट पेड इज 11,50,000। अब आपसे पूछा ये इवेंट है, ये ट्रांजैक्शन है, या आप दोनों बोल सकते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं है, इनका कुछ भी ऐसा रेलिवेंस है नहीं इसका। तो क्या आपका आंसर होगा, मुझे फटाफट से बताओ। और फर्दर हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तो उसी डेफिनेशन के बेसिस पे आपको देखना है कि ये क्या है, ठीक है। बताओ जल्दी, कौन बताएगा। देखो मॉनेटरी नेचर का तो है, जब ये मॉनेटरी नेचर का है तो फिर इवेंट या ट्रांजैक्शन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर आपको देखना है कि इसका जो है, देखो आपको सिर्फ क्या दिया, टोटल इंटरेस्ट बताया हुआ है 31 मार्च को, मतलब जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया होगा उसका टोटल दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि जब वो आपने पे किया होगा इंडिविजुअली, जैसे कभी आपने 3 लाख दिया, कभी 2 लाख दिया, 50,000 दिया, हर मंथ में अलग अलग आपने पेमेंट की होगी, तो फिर उसको इकट्ठा करके लिखा है, सिर्फ इकट्ठा करके लिखा है 31 मार्च को। तो जब वो अलग अलग आपने पे किया होगा तो दैट टाइम वो ट्रांजैक्शन की तरह रिकॉर्ड हुआ होगा। लेकिन अभी ये एक इवेंट है, ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस है ये, ठीक है। वो सारी ट्रांजैक्शन का टोटल है कि पूरे साल को हमने इतना इंटरेस्ट दे दिया, टोटल इंटरेस्ट पेड, तो इसलिए ये इवेंट होगा। तो ध्यान से समझना है, इसमें नहीं फंस जाना कि ट्रैप दे रखा है, यहाँ पे डेट भी दे रखी है और ये भी बताया टोटल है, ये सिर्फ टोटल कर रखा है, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये बहुत सारी ट्रांजैक्शंस का क्या है, रिजल्ट है।
तो ऐसा कुछ भी दिया हो, टोटल इंटरेस्ट, टोटल सैलरी, टोटल कुछ भी साल के एंड में दे रखा हो, तो वो हमेशा इवेंट होता है। ठीक है, पैसा दिख रहा है उसमें, बट वो उस 11,50,000 को का जो इम्पैक्ट है वो वैसे नहीं पड़ने वाला। वैसे ब्रेकअप जो है वो पहले आपने उसमें ऐड किया होगा, हर ट्रांजैक्शन को आपने ऐड कर रखा होगा। अब तो सिर्फ उसको टोटल करके सिर्फ बता रखा है कि इस डेट को इतनी टोटल है। ठीक है जी। रोमिल गेव अ परचेज ऑर्डर ऑफ ₹2 लाख इज एन बुककीपिंग है ये, बुककीपिंग, अकाउंटिंग बोलेंगे इसको हम, ट्रांजैक्शन बोलेंगे या इवेंट बोलेंगे। तो आपको इनमें से देखना, इनमें से हम क्या इसको बोलेंगे, बताओ। रोमिल ने परचेज ऑर्डर दिया, ये क्या है, बताओ जी क्या है, क्या होगा इनमें से, ट्रांजैक्शन होगा या इवेंट होगा, ये बताना है आपको। देखो अब परचेज ऑर्डर जो दिया, 2 लाख का परचेज ऑर्डर मिल गया, पैसा भी इन्वॉल्व है इसमें, दिख रहा है। लेकिन आपको समझना है कि जब परचेज ऑर्डर मिलता है या सिर्फ ऑर्डर मिलता है, परचेज ऑर्डर मिला है, पैसा नहीं मिला है इसमें, या गुड्स ट्रांसफर नहीं हो गई हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी तरह का ऑर्डर मिलना, चाहे जितने मर्जी अमाउंट का हो। अब ये वैसे इंपॉर्टेंट है, 2 लाख का, 2 करोड़ का ऑर्डर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए ना, इतना बड़ा ऑर्डर मिलना, परचेज ऑर्डर मिलना। लेकिन वो इवेंट में क्लासिफाई होगा, क्यों? क्योंकि इवेंट तो बहुत बड़ा है ये, लेकिन ये 2 लाख रुपया अभी हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जस्ट ऑर्डर मिला है हमें। ठीक है, बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए या तो गुड्स डिलीवर होनी चाहिए, ठीक है, गुड्स डिलीवर होती, या कुछ एडवांस मिला होता, तब भी उस एडवांस को हमें बुक्स में रिकॉर्ड कर। तो ध्यान रखना है, सिर्फ ऑर्डर मिल जाना एक इवेंट है, वो ट्रांजैक्शन नहीं है। और बुक कीपिंग और इसकी डेफिनेशन हमने लास्ट जो हमने लेक्चर किया था उसके अंदर वो मैंने करवाई थी, तो आपको पता होना चाहिए। बुक कीपिंग का तो मतलब होता है टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, और अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी उसमें, फिर सिस्टमाइजिंग, समराइजिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, वो सारा का सारा अकाउंटिंग होता है। तो उसको ये समझना है। अब पैसा दिख रहा था, ऑर्डर मिला था, इवेंट है बहुत बड़ा, लेकिन वो 2 लाख रुपया हमने कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है, तो इसलिए वो ट्रांजैक्शन नहीं है, वो इवेंट है। अब ये अगला क्वेश्चन, पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स। बताइए, पहली असर्शन दिया हुआ, रीजन कहता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ईच बिजनेस एंटरप्राइज इज कंसिडर्ड एज एन अकाउंटिंग यूनिट सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट सेकंड इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है, एंड सेकंड इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी बात जो है वो सही है, फिट बैठेगी। तो आपको ये समझना है, अकाउंटिंग करने का पहला नियम, ओनर एंड बिजनेस आर 2 सेपरेट एंटिटीज। ये दोनों अलग अलग हैं, दे आर नॉट सेम। तो दैट इज वाई ओनर और बिजनेस का स्पेशल रिश्ता है। वैसे हम नॉर्मली तो यही बात है ना, बात करते हैं शॉप किसकी है, रोमिल की है, राहुल की है, मेरे दोस्त की है उसी की, बिजनेस उसका ही है, वही काम कर रहा है। लेकिन जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो पहला रूल, अकाउंटिंग जो होती है वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, और ओनर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, दैट इज श्योर, बट अकाउंटिंग इसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं। अब ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए अगर बिजनेस के पैसे से ओनर कुछ अलग काम कर रहा है, अपना पर्सनल काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, ठीक है, चाहे वो अपने फ्रेंड को पैसे दे दे, चाहे घर पे कोई सामान ले जाए, चाहे डॉटर की मैरिज में कर दे, वैसे दान कर दे, वो उसकी मर्जी है। अगर बिजनेस के पैसे से, बिजनेस के रिसोर्सेज से वो कोई अपना पर्सनल काम करेगा तो अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, और बिजनेस को अगर कोई पैसा देगा तो उसको भी अलग से रिकॉर्ड किया जाता है।
ठीक है, तो इसीलिए पहली स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरी, ऐसा किस लिए किया जाता है अभी समझाया मैंने, इसी कंसेप्ट, इस कंसेप्ट का नाम यही है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो इसलिए इसके हिसाब से आपकी ऑप्शन बनी ए। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। फिर आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा है जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर है, ये आपको पूछा है क्वेश्चन। तो देखो जी, पहला दिया है स्ट्राइक ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। डेथ ऑफ की एग्जीक्यूटिव ऑफ द बिजनेस, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका डेथ, मैरिज ऑफ द सन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। फिर लास्ट इज पेमेंट ऑफ ₹20,000 टू बैंक इन डिस्चार्ज ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स। तो आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पकड़ना है, यहाँ पे इज लिखा है या इज नॉट लिखा है। तो आप देखो, स्ट्राइक ऑफ वर्कर्स, वैसे तो इससे काफी लॉस होगा, स्ट्राइक कर दी वर्कर्स ने, उनकी जब तक वो स्ट्राइक में रहेंगे प्रोडक्शन फर्क पड़ेगी, बट ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है और अकाउंटिंग में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं जाएगा, ठीक है, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम। फिर की एग्जीक्यूटिव है एक बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डेथ हो जाएगी तो इससे भी कंपनी का बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, पर अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ये भी नहीं है। फिर मैरिज ऑफ सन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होगी, ठीक है, डायरेक्टर बिजी रहेगा, मे भी हो सकता है काम में ध्यान ना दे, लेकिन फिर भी ये जो है अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, सेल्स पे भी पड़ सकता है, पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, डिपेंड्स। तो लेकिन अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। हाँ ये है, तो 20 लाख रुपए की डेट थी, वो हमने वापस पे कर दी, ये है, ये अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इसमें। अब चलें अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग। पहली स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द क्वालिटेटिव टर्म्स ओनली, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अब ये सारे में आपको फटाफट से आंसर बताना है, जितने हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं दोनों क्लासेस में, अगर आपने वो ध्यान से समझे तो उसका आंसर तो आप फटाफट से कर सकते हो, तो फटाफट से बता दो भाई, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज ट्रू। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्वालिटेटिव टर्म्स, ये फॉल्स है। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यस ट्रू, सब कुछ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यही तो बताती है अकाउंटिंग की, बिजनेस की लैंग्वेज होती है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कहां से निकलता है, अकाउंटिंग से निकलता है। और आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड, ये भी ट्रू। तो योर आंसर इज दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब आ जाए अगले पे, अगले, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन सी सही है ये बताना है। बुककीपिंग इज रिकॉर्डिंग फेस वाइल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद समराइजिंग फेस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम, ये पहली स्टेटमेंट आपकी ध्यान से पढ़नी है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द क्वालिटेटिव टर्म्स ओनली, अब ये तो अभी आपने किया पिछले ही क्वेश्चन में, ये तो पक्का फॉल्स है, तो आपको करेक्ट पूछिए तो ये तो नहीं होगी। अ ट्रांजैक्शन इज अ मॉनेटरी इन नेचर, ट्रांजैक्शन इज मॉनेटरी इन नेचर एंड मे नॉट रिकॉर्डेड एज एन एंट्री इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो आपसे पूछा है इन दोनों में से, इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, या फिर ए और सी दोनों ही सही है, ध्यान से बताना। देखो ये तो पक्का ट्रू है, ये वाली में मे नॉट लिखा है, ट्रांजैक्शन में मे नॉट नहीं है। ट्रांजैक्शन का मतलब ये है मॉनेटरी नेचर की है और रिकॉर्ड भी पक्का ही होगी, मे नहीं आएगा, मे नॉट, एंड मे नॉट रिकॉर्डेड एज एन एंट्री, मे नॉट, ये रिकॉर्ड होती है। तो एक तो नॉट नहीं होना चाहिए था, पहले नॉट है तो वैसे गलत हो गया, और यहां लिखा है मे नॉट रिकॉर्डेड, मे रिकॉर्डेड भी लिखा हो तो भी गलत है, इट इज टू बी रिकॉर्डेड इज द राइट लाइन, ये ध्यान रखना। तो अभी के हिसाब से चले तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है आपका, ए। ये क्यों गलत है ये समझ आ गया, नॉट लिखा है तो वैसे गलत है, वो तो रिकॉर्ड पक्का ही होती है ट्रांजैक्शन। दूसरा, मे रिकॉर्डेड भी लिखा है तो भी गलत है स्टेटमेंट, इट इज रिकॉर्डेड, डेफिनेटली रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं हो गई तो वो ट्रांजैक्शन है ही नहीं,
तो सिर्फ एक ही लाइन फर्स्ट वाला जो पॉइंट था वो आपका ट्रू था। फिर सिमिलरली ऑब्जेक्टिव्स आ गए आपके, तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, हाँ जी, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंटिंग आर या इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, पहली स्टेटमेंट, असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस, दूसरा प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू एंड यूजर फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। अब इनमें से कौन सा जो है वो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा है बताओ जरा फटाफट से, पढ़ो इनको ध्यान से, ठीक है। और नीचे आपको ऑप्शंस भी दे रखी हैं, तो ऑप्शंस में से देखो कौन सी ऑप्शंस जो है वो आंसर है आपका, फटाफट से बता दो जरा, ऑप्शंस को रीड करके बताओ, फटाफट से बताओ क्या होगा इसका आंसर। हाँ जी, देखो सारी के सारे जो हैं, ये सारे के सारे चारों के चारों ये ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं अकाउंटिंग के, तो बनेगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। एसेटेनमेंट ऑफ रिजल्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, ठीक है। सॉल्वेंसी पोजीशन देखते हैं हम बिजनेस के कब, जब हम इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। और जो एंड यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल और एक्सटर्नल हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे शेयर होल्डर्स हो, चाहे आपके क्रेडिटर्स हों, उन सबको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कंपनी के बारे में कि कंपनी के पास क्या क्या चीजें हैं और कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लॉस कमा रही है, सारा आइडिया जो है वो यही देते हैं। अब फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के बेसिस पे, रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड अंडर बुक कीपिंग प्रोसेस के बेसिस पे, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे या सारी की सारी चीजें ही इस्तेमाल की जाती हैं। बताओ फटाफट से, सारे के सारे ही चीजें हैं जो उसके लिए यूज की जाएंगी। फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है बिजनेस की कि बिजनेस की करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो आपको समझना है ट्रायल बैलेंस या रिकॉर्ड करना, ये तो स्टेप्स होते हैं, है ना। इनिशियली ट्रायल बैलेंस समराइज करना होता है, उसके बाद जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं तो उनके बेसिस पर रिपोर्ट्स बनती हैं जिनको हम कहते हैं अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, और इन रिपोर्ट्स में से एक बैलेंस शीट भी होती है। तो बैलेंस शीट में जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता लग जाती है बिजनेस की कि कितने जो है, कितने का जो है लाइबिलिटीज हैं, कितने के हमारे एसेट्स हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको, किस तरह के एसेट्स हैं हमारे पास, है ना, किस तरह के लाइबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, बैंक के लोन ज्यादा हैं, सिक्योर्ड लोन ज्यादा है, या शेयर होल्ड मतलब अपना इक्विटी कैपिटल ज्यादा है, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी कितनी, ये सब उससे पता लग जाता है। हाँ जी, अब विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह कंसिडर किया जाएगा। ₹20,000 पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ न्यू प्लांट, पहला। कॉस्ट ऑफ 15,000 इंकर्ड इन इंक्रीजिंग द सिटिंग अकोमोडेशन ऑफ होटल। Damages ₹20,000 paid on account of breach of contract to supply certain goods. Repairs 20,000 to machinery purchased second hand. इनमें से कौन सा है जो आपका क्या करेगा, कौन सा है जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये बताना है आपको। देखो, इरेक्शन ऑफ न्यू प्लांट 20,000 दिया, तो ये तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, एसेट बन रहा है आपका। कॉस्ट ऑफ 15,000 इंक्रीज, सिटिंग एकोमोडेशन बढ़ा दी, इसका भी लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट पड़ेगा, होटल की सिटिंग एकोमोडेशन आपने बढ़ा दी है, तो ये भी आपका कैपिटल नेचर का है। रिपेयर्स की है मशीन को, लेकिन सेकेंड हैंड मशीन खरीदी थी उसके ऊपर, क्यों की होगी, ताकि उसे वर्केबल बना दो, तो ये भी आपका कैपिटल नेचर का है। हाँ, नॉर्मल रिपेयर होती मशीन की, इन दैट केस ये फिर आपका क्या रहता, इन दैट केस ये आपका नॉर्मल रिपेयर्स रेवेन्यू खर्चा हो जाता अगर नॉर्मल रिपेयर्स होती, बट यहां पे रिपेयर्स किए सेकेंड हैंड मशीन जो खरीदी है उसके ऊपर, ताकि उसे वर्केबल कर पाए। तो ये 2,000 का हमें डैमेज पे करना पड़ गया क्योंकि हमने सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट जो है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन, उसको हम प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाए, इसलिए हमें 2,000 का डैमेज देना पड़ा। अब ऐसा जो खर्चा होता है इसका इंपैक्ट कोई ज्यादा नहीं पड़ता है, शॉर्ट रन होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा है इवेंट, ये आपका फाइनेंशियल
ये जो है ये कल्ला आपका रेवेन्यू नेचर का है, ये वाला जो इवेंट है आपका ये टोटली रेवेन्यू नेचर का है। अब थोड़ा सा देखो डेफिनेशन, वैसे तो आपको मालूम है क्या होता है, देखो इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग क्या है, अब क्यों है ये क्यों है, रिजल्ट्स इन लॉन्ग रन बेनिफिट्स, मैंने आपको बता दिया है ना, टर्म बेनिफिट्स। फिर इंक्रीजिंग द सिटी अकोमोडेशन, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी मैंने आपको बता दिया क्यों, इससे भी लॉन्ग रन बेनिफिट होगा ना कंपनी को, सिटिंग अरेंजमेंट एक बार बढ़ा दिया, लोग आएंगे तो सालों साल उसका बेनिफिट मिलेगा, तो लॉन्ग रन हो गया। ये डैमेज पेड जो है, सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स कैन बी रीअकरिंग ऑल्सो, तो रीअकरिंग हो सकता है, ये तो कई बार हो सकता है, ब्रीच हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का, कई बार क्लाइंट जो है सेटिस्फाइड नहीं होता तो आपको करना पड़ जाता है कंपनसेट, है ना, बिजनेस में ये नॉर्मल है। तो एक तो रीअकरिंग इन नेचर है, ठीक है, और दूसरा इसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं होता है, इसका जो इंपैक्ट है वो उसी ऑपरेटिंग साइकिल में रहेगा, उसी 12 ईयर्स में रहेगा, करंट ईयर में रहेगा, तो पीएनएल में इसको चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आज के लिए हमने इतने ही करने थे क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए सेशन इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और बहुत सारे सेशंस आपके लिए लाता रहूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अच्छा लगा तो, और कुछ भी आप फीडबैक देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।